टू एवरीवन। जैसा कि आपको टाइटल से क्लियर हो गया होगा कि मैं इस लेक्चर में सेक्शन 313 से रिलेटेड कुछ बेसिक्स नॉलेज दूंगी और इसके साथ ही साथ मैं एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और आपको ये बताने की ट्राई करूंगी कि सेक्शन 313 की प्रोसीजर होती क्या है और इन केस अगर सेक्शन 313 में एक्यूज्ड के साथ कुछ भी प्रीजुडाइस होता है, इट मीन्स कि एक्यूज्ड की जो राइट दी हुई है सेक्शन 313 में अगर उसका नॉन कंप्लायंस होता है तो एक्यूज्ड के पास क्या राइट है कि वो अपीलेंट कोर्ट के पास सेक्शन 313 के ग्राउंड पे अपील पे जा सकता है। और अगर इन केस वो अपील पे जाते हैं तो अपीलेंट कोर्ट के पास क्या पावर होती है, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सेक्शन 313 एक्सप्लेन करूँगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको अपीलेंट कोर्ट का पावर एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे 386 का, और उसके साथ साथ मैं कुछ फॉरेंसिक जो भी रिपोर्ट्स होते हैं वो अगर सेक्शन 313 में एक्यूज्ड के सामने प्रोड्यूस नहीं किया जाता है और एक्यूज्ड उसके बिहाफ पे एक्यूज्ड मीन्स उसके अगेंस्ट कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं, तो क्या एक्यूज्ड के पास ये राइट होता है कि वो इस ग्राउंड को रेज कर सके अपील में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सेक्शन 313 के टाइटल के साथ। सेक्शन 313 का टाइटल है पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड के इसमें बेसिकली इसमें कोर्ट के पास पावर होता है कि वो एक्यूज्ड को एग्जामिन कर सकते हैं। सेक्शन 313 का सबसेक्शन 1 में ये बात बोली गई है कि इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल, प्रत्येक इंक्वायरी और ट्रायल में ये एक्यूज्ड को पर्सनली इनेबल किया जाता है कि वो सारे सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करे जो उसके अगेंस्ट एज ए एविडेंस प्रोड्यूस किया गया है। इट मीन्स आपको इस सबसेक्शन 1 से ही क्लियर हो जा रहा है कि कौन से स्टेजेस पे सेक्शन 313 की प्रोसीजर फॉलो की जाती है इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेजेस पे। इसके अलावा अगर इसकी पर्पस की बात की जाती है तो पर्पस इस सबसेक्शन 1 से ही क्लियर हो जा रहा है, फॉर द इनेबलिंग द एक्यूज्ड पर्सनली टू एक्सप्लेन एक्यूज को पर्सनली एक्सप्लेन करने के लिए इनेबल किया जाता है कि वो जो भी उसके अगेंस्ट एविडेंस प्रोड्यूस किए गए हैं वो पर्सनली एक्सप्लेन कर सके। बेसिकली सेक्शन 313 का पर्पस यही होता है कि इसमें एक्यूज्ड और कोर्ट के बीच में आपका एक कंडक्ट इस्टेब्लिश किया जाता है। मीन्स कोर्ट और एक्यूज्ड के बीच डायरेक्ट कंडक्ट सेक्शन 313 में एक इस्टेब्लिश किया जाता है कि इसमें एक्यूज्ड होते हैं और कोर्ट होते हैं। कोर्ट इसमें एग्जामिन करती है एक्यूज्ड के अगेंस्ट जो भी एविडेंस प्रोड्यूस किए गए हैं उसके अगेंस्ट एक्यूज्ड के पास ये राइट होता है कि वो एक्सप्लेन कर सके। फिर सेक्शन 313 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए वो मे है, मतलब मे से स्टार्ट होता है। मीन्स मे एट एनी स्टेज, मतलब किसी भी स्टेज में। इसमें ये मैंडेटरी नहीं है, मीन्स मतलब किसी भी स्टेज पे एक्यूज्ड को बिना पहले एक्यूज्ड को बिना वार्निंग दिए हुए भी एक्यूज्ड को कोर्ट कंसिडर कर सकती है कि वो कोई भी क्वेश्चंस उससे पुट अप कर सकती है। मीन्स एक्यूज्ड को विदाउट प्रीवियसली वार्निंग, मीन्स एक्यूज्ड को बिना पहले कोई ऐसा वार्निंग दिए हुए भी किसी भी स्टेज पे कोर्ट क्या कर सकती है, उससे कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकती है। ये किसी भी स्टेज पे होता है। मीन्स सेक्शन 313 का सब क्लॉज जो ए है इसमें किसी भी स्टेज पे होता है, बट इसका जब क्लॉज बी पे आप आते हैं तो इसमें वर्डिंग स्टार्ट होती है शैल मीन्स कौन से शैल वर्ड यूज है, मीन्स ये मैंडेटरी है। शैल आफ्टर द विटनेस, मतलब जब भी प्रोसिक्यूशन के विटनेस एग्जामिन कर लिए जाते हैं, मतलब अगर प्रोसिक्यूशंस ने जो भी विटनेस प्रोड्यूस किए हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, उसके विटनेस के एग्जामिन हो जाने के बाद और एक्यूज्ड की अपनी डिफेंस प्रोड्यूस करने से पहले कोर्ट क्या करती है, एक्यूज्ड से पर्सनली इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछती है। मीन्स मैंडेटरी है कि अगर कोई भी विटनेसेस को कोर्ट ने एग्जामिन किया है प्रोसिक्यूशंस के, मीन्स एक्यूज्ड के अगेंस्ट जो भी आरोप लगाए गए हैं उसके बिहाफ पे जो भी प्रोसिक्यूशंस विटनेस है, जो भी विटनेसेस देती हैं उसको एग्जामिन करने का
उसको एग्ज़ामिन करने का राइट मीन्स कोर्ट के पास ये होता है कि जो एग्ज़ामिन कर लिया गया है, जो भी प्रोसिक्यूशन के विटनेस को एग्ज़ामिन कर लिया गया है, तो कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो एक्यूज्ड को ये राइट दे कि वो उसके अगेंस्ट वो अपना एक्सप्लेनेशन दे सके। मतलब बेसिकली जो भी प्रोसिक्यूशंस के विटनेस वहाँ पे प्रोड्यूस किए गए हैं, कोर्ट कोर्ट एक्यूज को ये इनेबल करती है कि आप ये विटनेसेस के अगेंस्ट अपना भी एक्सप्लेनेशंस दीजिए कि आपका क्या मानना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, इसमें कोर्ट बेसिकली करती क्या है। जैसे कि प्रोसिक्यूशंस विटनेस बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं है कि कोर्ट कितने विटनेसेस ले सकती है, कितने भी विटनेस ले सकती है। तो प्रोसिक्यूशंस विटनेस को PW1, PW2, PW3 जितने भी विटनेसेस हैं, इसमें क्या करती है कोर्ट, जब जब उनकी विटनेसेस को सुनती है और रिकॉर्ड करती है, तो एक्यूज्ड भी वहाँ पे होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे कोर्ट बेसिकली एक्यूज से ये पूछती है कि जो PW1, PW2 के विटनेसेस दिए गए हैं तुम्हारे अगेंस्ट, वो क्या तुम इसे कंसिडर करते हो। तो इसके अगेंस्ट एक्यूज ये बोल सकता है कि ये मेरे अगेंस्ट है, नहीं ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है, ये जो भी विटनेस प्रोड्यूस किया गया है प्रोसिक्यूशंस के बिहाफ पे PW1, PW2, PW3 जो भी, ये सही नहीं है। फिर एक्यूज्ड इसमें क्वेश्चंस फ्रेम करती है कोर्ट, उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछती है। जैसे कि जो भी एक्यूजेशन, क्योंकि चार्ज फ्रेम हो जाता है, क्योंकि ये ये कौन से स्टेजेस पे ये आता है, ये इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेजेस पे आता है, तो ऑब्वियसली बात है चार्ज फ्रेम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, क्यू से ये पूछा जाता है कि तुम्हारे अगेंस्ट जो चार्ज फ्रेम किए गए हैं, क्या उसे तुम एज अ आप लेते हो, मतलब क्या तुम लाइबल हो इसके लिए। तो वो खुद बोलते हैं कि नहीं। मतलब ये पुट किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है, वो कोर्ट के पास कोर्ट वो केस टू केस डिफर करता है किस अकॉर्डिंगली। बट हाँ, ये PW1, PW2, PW3 के फॉर्मेट में जो भी प्रोसिक्यूशन के विटनेस लिए जाते हैं, उससे रिलेटेड भी पूछा जाता है कि क्या आप इसे सही बोल रहे हैं कि आपके अगेंस्ट जो जो ये विटनेस प्रोड्यूस किए गए ये सही है या नहीं। तो वो इट्स रॉन्ग, ये ऐसे यस और नो में आंसर्स देते हैं एक्यूज्ड। फिर बात ये आती है कि जो सेक्शन 313 में जो भी एग्जामिन किया जाता है एक्यूज्ड का, तो क्या वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट उसे यूज किया जाता है, मतलब जो भी एग्जामिन किया जाता है। तो जब आप सेक्शन 313 का सब सेक्शन 2 देखेंगे, तो उसमें यही वर्ड से स्टार्ट होता है, नो ओथ सेल बी एडमिनिस्ट्रेड। मतलब जो इसमें ओथ एडमिनिस्ट्रेड होता ही नहीं है एक्यूज्ड का, जब एक्यूज को एग्जामिन किया जाता है सब सेक्शन 1 में। तो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि ये एक्यूज्ड के अगेंस्ट भी यूज़ नहीं किया जा सकता है, और इसमें प्लस एक और बात, इसका कोई एविडेंट्री वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि ओथ पे नहीं लिया जाता है एविडेंस। जब ओथ पे नहीं लिया जाता है, तो ये एज अ एक्यूज के अगेंस्ट एविडेंस भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई। फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे बेस्ड है। आर्टिकल 21 में, जो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 पे ये बेस्ड है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे, फेयर चांस देना चाहिए एक्यूज्ड को सुने जाने का। और क्या, ये एक्यूज्ड को एक इनेबल करता है कि एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि जो भी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है एक्यूज्ड के अगेंस्ट, उसे एज अ अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि वो एक्सप्लेन कर सके उन सारे इनक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस जो भी उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस किया गया है, किसके द्वारा, प्रोसिक्यूशंस के द्वारा। तो ये क्लियर हो गया आपका कि ऑब्जेक्ट ये है, और और आर्टिकल 21 पे बेस्ड है, कौन से राइट पे, फेयर चांस देना चाहिए, और इस पे भी बेस्ड है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, मतलब अब एक्यूज्ड के पास ये बीइंग हेड का भी राइट होता है। फिर इस पे एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसका कुछ। ये है रीना हजारिका वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2018। बेसिकली इस केस में क्या होता है, लास्ट सीन थ्योरी के बेस्ड पे, क्योंकि एक्यूज्ड को लास्ट टाइम देखा गया था विक्टिम के साथ, तो लास्ट सीन थ्योरी के बेस्ड पे एक्यूज्ड को इसमें लास्ट सीन थ्योरी के बेस्ड पे एक्यूज्ड को इसमें मर्डर केस के लिए एक्यूज्ड को मतलब कन्विक्ट कर दिया गया था। बट कोर्ट ने इसमें ये देखा, एग्जामिन किया कि इसमें 313 में एक्यूज्ड के पास ये दिया ही नहीं गया राइट कि एक्यूज्ड एक्सप्लेन भी कर सके। कोर्ट ने ये बोला कि केवल लास्ट सीन थ्योरी के बेसिस पे, जो अंडर सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट में ये होता है कि लास्ट सीन थ्योरी में एक्यूज्ड को ही सारे एविडेंस प्रोड्यूस, एक्यूज्ड को ये प्रूव करना होता है
मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड के पास चला जाता है। बट इस बेसिस पे आप केवल एक्यूज्ड को लाइबल नहीं बना सकते हो। फर्स्टली इसमें क्या होगा कि प्रोसिक्यूशंस को फर्स्टली इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जो ये प्रीमा फेसाई जो केस है वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट है, और एक्यूज्ड को इसमें सेक्शन 313 में एक्यूज को एग्जामिन करने का राइट जो है उसे यहाँ पे फॉलो किया जाना चाहिए। और इसमें कोर्ट ने ये बात भी बोली कि ये एक केवल प्रोसीजरल सेक्शन नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कि बेस्ड है आर्टिकल 21 में। कौन से केस में बोला गया था? रीना हजारिका वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम में। और आप इस केस को एक बार डिटेल्स में जाकर पढ़िएगा, बहुत अच्छा केस है। फिर इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसमें मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगी कि अगर इन केस सेक्शन 313 की प्रोसीजर को फॉलो नहीं की जाती है तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो अभी रिसेंटली भी एक केस है इस पे, सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में क्या था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को एक डायरेक्शंस दिया था कि जो सेक्शन 313 की जो प्रोसीजर है उसको केवल एक आप कैजुअल वे में ना लें। ये एक इनेबल करता है एक्यूज्ड को कि वो अपने अगेंस्ट सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके, जो भी उसके अगेंस्ट इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो प्रोड्यूस की जाती हैं प्रोसिक्यूशंस के द्वारा। और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस पे बेस्ड है। इसमें ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शंस दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि देखा जाता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट जो भी एग्जामिन किया जाता है एक्यूज्ड का बहुत ही कैजुअल वे में किया जाता है। तो इसमें भी यही बात पुट की गई थी। तो ये सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 का है। 2 बेंच जजमेंट थी, मुझे बेंच का नेम याद नहीं आ रहा, तो आप ऐसे देख सकते हैं उसे जाकर। फिर बात ये आती है कि अगर केवल इस बेसिस पे कि सेक्शन 313 में एक्यूज्ड के पास जो राइट है उसे एग्जामिन करने का और उसे अपने अगेंस्ट जो भी इंक्रिमिनेटिंग सो बेसिकली अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ओमिशन किया जाता है अंडर सेक्शन 313 में जो भी इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं एट द स्टेज ऑफ सेक्शन 313, अगर उस स्टेज पे ओमिशन किया जाता है, एक्यूज्ड के सामने वो सारे इनक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस प्रोड्यूस नहीं किया जाता है और एक्यूज्ड को चांस नहीं दिया जाता है कि वो एक्सप्लेन कर सके अंडर सेक्शन 313 में, तो क्या इस ग्राउंड पे पूरी की पूरी ट्रायल विशिएट हो जाती है या नहीं। और अगर एक्यूज इस ग्राउंड पे अपील पे जाता है तो अपीलेंट कोर्ट क्या करती है और क्या ये ग्राउंड बनता है सेक्शन 313 के ग्राउंड को लेकर कि मेरे अगेंस्ट सारे जो इनक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस थे उसको नहीं सुना गया और उसका एक तरह से वायलेशंस हुआ है, तो जिसकी वजह से क्या पूरी की पूरी ट्रायल विशिएट हो सकती है या नहीं। तो फर्स्टली मैं बताती हूँ आपको कि इसमें क्या होता है। एक्यूज्ड को सबसे पहले ये शो करना होता है कि नॉन एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्यूज ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जो एक्चुअली उसे देना चाहिए था, और अब उस नॉन एक्सप्लेनेशन की वजह से उसके साथ मटेरियली कोई प्रीजुडाइस हुआ है, और इसके साथ साथ क्या हुआ है, उसका फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। मतलब एक्यूज्ड को ये कोर्ट को ये प्रूव करना होगा, ये बेसिकली कोर्ट को दिखाना होगा कि मेरे साथ जो भी मैंने नॉन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया अंडर सेक्शन 313 में, मेरे साथ फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। इसको पहले एक्यूज्ड को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो फिर इस पे एक केस है, वो है नारसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में क्या हुआ था मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि इसमें कोर्ट ने 3 सेक्शंस को एग्जामिन किया था, सेक्शन 386 को, सेक्शन 313 को और सेक्शन 293 को। तो मैं ये आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि एक्यूज ने इसमें कोर्ट को ये शो किया था कि मुझे सेक्शन 313 में जो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस थी उसको एक्सप्लेन ना करने की वजह से मेरे साथ प्रीजुडाइस हुआ है, जो कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। तो कौन से ग्राउंड यहाँ पे एक्यूज ने रेस किया, और वो फिर कौन सा ऐसा प्रोसिक्यूशंस विटनेस था जो एक्यूज के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया और एक्यूज ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया अंडर सेक्शन 313 में, तो उसके किस एक्सटेंट तक एक्यूज्ड के साथ फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ।
तो मैं आपको बताती हूँ इसमें प्रोसिक्यूशंस विटनेस थी बैलिस्टिक रिपोर्ट। ये एक तरह से फॉरेंसिक रिपोर्ट होता है। तो बैलिस्टिक रिपोर्ट गन वगैरह से रिलेटेड होता है। तो ये एक रिपोर्ट था बैलिस्टिक रिपोर्ट जो एक्यूज्ड के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया कि एक्यूज्ड उसको एक्सप्लेन कर सके अंडर सेक्शन 313 क्लॉज बी में। तो आपको पता होगा कि सेक्शन 293 जो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या साइंटिफिक रिपोर्ट होते हैं उसे एज अ एविडेंस एक्सेप्ट कर लिया जाता है विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मल प्रूफ, मतलब बिना किसी फॉर्मल प्रूफ के, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा वो सारे के सारे जो भी साइंटिफिक रिपोर्ट होते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट होते हैं उसे गवर्नमेंट रिपोर्ट माना जाता है, तो उसे फॉर्मल प्रूफ की नीड नहीं होती है। बट एक्यूज्ड के पास ये राइट होता है कि वो चूज़ कर सके कि वो चैलेंज कर सके उन रिपोर्ट का, और एक्यूज्ड ये लीड करे कि हाँ वो सारे एविडेंस को वो कैसे रिब्यूटल कर सकता है। तो एक्यूज्ड के पास ये राइट तो है, तो ये कैसे उसको चैलेंज कर सकता है। एक्यूज्ड को इसमें ये चैलेंज करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि एक्यूज्ड को चैलेंज करने के ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं। एक्यूज्ड ऐसे चैलेंज करेंगे कि इसकी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट की फाउंडेशन क्या थी, उस रिपोर्ट को जो कलेक्ट किया गया था, जो भी क्राइम सीन था उसको क्वेश्चन कर सकता है। फिर उसकी रिकवरी को क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे सीज किया गया था उसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इन सारे ग्राउंड पे एक्यूज्ड सेक्शन 293 में जो भी गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट होते हैं, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट हुआ, साइंटिफिक रिपोर्ट हुआ, इन सब के प्रूफ को लेकर एक्यूज्ड ये चैलेंज कर सकता है कि मैं इस एविडेंस को रिब्यूटल करना चाहता हूँ। तो इस ग्राउंड को पहले एक्यूज्ड को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो इसमें एक्यूज्ड के पास जो अपॉर्चुनिटी दी गई है अंडर सेक्शन 313 क्लॉज बी में, वो एग्जिस्ट करती है इस कोर्ट में, जो इस कोर्ट में दी हुई है। तो कोर्ट ने क्या देखा कि हाँ जो ये बैलिस्टिक रिपोर्ट है ये एक्यूज्ड के पास राइट था कि हाँ वो इसे इनक्रिमिनेटिंग, इसके अगेंस्ट ये एविडेंस है तो वो इसको चैलेंज कर सकता है। और नो डाउट इस केस में ये बैलिस्टिक रिपोर्ट जो थी, ये जो एविडेंस थी बैलिस्टिक रिपोर्ट की, इसी बेसिस पे एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया गया था। तो एक्यूज्ड के पास ये राइट है कि वो चैलेंज कर सकता है। ऑल्दो वो गवर्नमेंट रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 293 में, तो इसमें कोर्ट के पास जो पावर है सेक्शन 386 में, सेक्शन 386 बी में कि रीट्रायल के लिए डायरेक्ट कर सकती है कोर्ट। तो कोर्ट को इसमें क्या क्या देखना पड़ेगा। कोर्ट हमेशा इसे बहुत ही मतलब कोर्ट इसे ऐसी कैजुअल वे में इस पावर को यूज़ नहीं करती कि हर केस में वो रीट्रायल के लिए डायरेक्ट कर सके। सबसे पहले कोर्ट क्या करती है, इसमें एक्यूज्ड के द्वारा जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं पहले कोर्ट उसे एग्जामिन करती है। अगर उसको एग्जामिन करने के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ प्रीजुडाइज हुआ है एक्यूज्ड के अगेंस्ट, और जो पावर जो भी पावर एक्यूज्ड को दिया गया था सेक्शन 313 में क्लॉज बी में कि वो एक्सप्लेन कर सके, तो कोर्ट ने पहले इस केस में यही देखा कि हाँ ये जो ये बैलिस्टिक रिपोर्ट है वो इस केस का फाउंडेशन है, और एक्यूज्ड के पास ये राइट है कि वो इस रिपोर्ट को चैलेंज कर सके, और यहाँ पे ये प्रीजुडाइज हुआ है। तो कोर्ट ने इसमें अपीलेंट कोर्ट के पास पावर है सेक्शन 386 में कि वो रीट्रायल के लिए डायरेक्ट कर सकती है। तो इसमें कोर्ट ने रीट्रायल के लिए डायरेक्ट किया और ये बोला कि फिर से नए तरीके से ट्रायल होना चाहिए। कौन से स्टेज से, सेक्शन 313 से। तो आपको क्लियर हो रहा है कि अगर नॉन कंप्लायंसेस ऑफ ये सेक्शन 313 का होता है तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम सेक्शन 313 को बस पढ़ लेते हैं, बट सेक्शन 313 एक ऐसा सेक्शन है जिसे आप अगर लिटिगेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होगा कि आप विटनेसेस को बड़े करीब से देख सकते हैं कि हाँ ये प्रोसिक्यूशन विटनेस प्रोड्यूस नहीं किया गया तो ये मेरे अगेंस्ट कैसे यूज किया जा सकता है। प्लस आप जब जजमेंट राइटिंग करते हैं तो वो सेक्शन 313 का ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि कैसे आप जब अपील पे जाते हैं तो सेक्शन 313 के भी ग्राउंड को रेज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन बनेगा आपके जजमेंट राइटिंग का। तो ये आप एक पढ़िएगा, और इसके साथ साथ मैं बोलूँगी कि आप इस केस को पूरे अच्छे से पढ़िएगा, नारसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इवन फैक्ट्स के साथ पढ़िएगा तो और अच्छा होगा।
बाकी मैं ट्राई करूँगी कि मैं इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ अगर मुझसे हो पाएगा, क्योंकि मैंने देखा है डीजीएस वगैरह में भी आ रखा है, जजमेंट्स में सेक्शन 313 का बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन बनता है। इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया कि आप कभी भी जजमेंट राइटिंग लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपको हेल्पफुल होगी। प्लस आप सेक्शन 313 को पढ़िएगा, साथ ही साथ 386 को पढ़िएगा कि कैसे रीट्रायल हो सकती है या नहीं अगर सेक्शन 313 के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता है। प्लस 293 को पढ़िएगा कि जो भी रिपोर्ट्स हैं उसके फाउंडेशन को एक्यूज्ड कैसे चैलेंज कर सकती है अगर उसको एक्यूज्ड के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया, कि एक्यूज्ड क्वेश्चन कर सके कि कैसे सीज किया गया, कैसे कलेक्ट किया गया, इन सारे ग्राउंड्स पे। तो मैं होप करती हूँ कि कुछ आपको समझ में आया होगा। बाकी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं इस सेक्शन से रिलेटेड। एंड थैंक यू वेरी मच।